हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर 10वीं क्लास के जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें अभी 5 नंबर का आएगा मार्च में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इजीली 5 नंबर यहाँ से कवर किए जा सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पर्यावरण मतलब पर्यावरण शब्द हम हर रोज़ हमें पता नहीं कितनी बार ये इस्तेमाल करते होंगे। और आज के टाइम पे तो इतना प्रदूषण हो चुका है तो हम यही बोलते हैं कि हमारा पर्यावरण ख़राब हो गया, पर्यावरण ख़राब हो गया। तो ये पर्यावरण होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये समझ लेते हैं आज इस चैप्टर के थ्रू और आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास की जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, जो भी किसी जीवित प्राणी के, जीवित पौधे हो गए, उनको जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं उनके जीवन को, वो सारी, जैसे उनकी वृद्धि में, उनके विकास में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ें मिला के क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। उसके बाद फर्स्ट टर्म जो है इकोसिस्टम, पारितंत्र है इस चैप्टर की। इकोसिस्टम की डेफिनेशन के साथ यहाँ पे इसके टाइप पूछ लिए जाते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो जीव हो गए और जो वातावरण में अजैविक घटक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी संयुक्त रूप से मतलब कंबाइन मिला के सबको हम क्या बोल देते हैं कि वो एक पारितंत्र बनाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो गए, जंगल हो गया, तालाब हो गया। 2 प्रकार के होते हैं हमारे पारितंत्र, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र वो होगा, नाम से ही पता चल रहा, प्राकृतिक मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया है। जैसे वन हो गया, समुद्र हो गए। वन में क्या होते हैं? जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हर प्रकार के जीव जंतु हैं। तो वो सारा मिला के क्या है, एक दूसरे पे निर्भर हैं चीज़ें, उसको हम क्या बोल देंगे? एक पारितंत्र है, प्राकृतिक है क्योंकि प्रकृति ने बनाया है। समुद्र हो गया। उसके बाद है कृत्रिम पारितंत्र। इसका उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। जो मैन मेड थिंग है, मानव द्वारा निर्मित है, उसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम पारितंत्र। जैसे उदाहरण के लिए इसका क्या हो गया? खेत हो गए, बगीचा हो गया, मछली घर हो गया। ये सब क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। इसके बाद हमारा टॉपिक है पारितंत्र के घटक। मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी? जो भी चीज़ें जीवित और अजीवित है मिला के क्या है, किसी जीव को प्रभावित करते हैं, उसको हम पारितंत्र बोलते हैं। तो उसमें वही इसके घटक क्या होंगे? कंपोनेंट 2 ही होंगे, जैविक और अजैविक। अजैविक में क्या होगा? हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई। जैविक में क्या होगा? पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। ये सारे क्या होंगे? जैविक घटक होंगे, बायोटिक। उसके बाद हमारे ये जैविक घटक हैं, ये फिर से 3 प्रकार के हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पन्न नाम से बना हुआ है। उत्पादक मतलब जो उत्पन्न करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो भोजन का निर्माण खुद कर सकते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक। तो इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हो गए, हमारे पौधे हो गए, पादप हो गए, वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक। उपभोक्ता क्या है? जो भोग करेगा, मतलब जो भोजन लेगा दूसरे से, खुद नहीं बना सकता, उसको हम कहेंगे उपभोक्ता। उसके बाद लास्ट है अपघटक। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, डिकम्पोजर्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में, हिंदी में अपघटक या अपमार्जक। ये क्या करता है? घटाने का काम करता है। जैसे जो डेड एनिमल्स हो गए, वेस्ट हो गया, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे सब्जियों का सब्जी वेस्ट, सब्जियां हैं, प्लांट्स का जो वेस्ट है, इन सारी चीज़ों को, एनिमल्स का जो वेस्ट है, इन सब को क्या करता है? ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि पौधे फिर से ले लेते हैं पोषण के तौर पे। तो इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर हमारे पर्यावरण में अपघटक ना हो तो क्या होगा? ये क्या करता है? जैसे मान लो बाज मर गया, चील, कुत्ते, कोई भी चीज़, कोई भी जीव मर जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है? उस पे जैसे फंगस लग गई, ये सारे क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स ही होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को, हमारे जो पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। अगर ये ना हो तो हम बहुत गंदी स्मेल हो जाएगी एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में क्या हो जाएगा? गंदगी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब अभी मैंने बताया था, जो भोग करते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो ये हमारे क्या है? 4 टाइप के हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी, शाक शब्द से बना हुआ, शाक शब्द पौधों से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो जो पौधों पे निर्भर करते हैं, प्लांट्स
बेस जो खाना खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं, जैसे हमारा शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये है मांसाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं? जो मांस मीटी भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं और पौधों का भी खाते हैं, जैसे हम हो गए ह्यूमन। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी, ओमनिवोरस है। परजीवी क्या होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो कि दूसरे पे रहते हैं, पूरा जीवन दूसरे की शरीर पे रहते हैं और उस शरीर से अपना भोजन लेते हैं और उसको जो शरीर का मालिक होता है उस शरीर को कोई लाभ नहीं देते। जैसे लीच होती है, जोंक होती है जो तालाब में मिलती है, वो दूसरे का ही खून पीती रहती है। जुएँ हो जाती हैं लोगों के सिर में, तो जुएँ भी क्या होती है? किसी के शरीर को फ़ायदा नहीं देती लेकिन वहाँ से खून पीती रहती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी के ये सारे उदाहरण हैं। हमने ये सारे घटक डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, परजीवी की परिभाषा मैंने अभी आप लोगों को समझाई थी कि जो जीव अपना भोजन परपोषी एक अन्य जीव से बिना लाभ दिए प्राप्त करते हैं, मतलब उसको कोई लाभ नहीं होगा जिस पे वो रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। जैसे जुएँ होगी, ये इसके उदाहरण हैं। अब घटक मैंने अभी बताया था जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गए, मतलब मेनली इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो गंदगी बहुत बढ़ जाएगी पर्यावरण में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आहार श्रृंखला। श्रृंखला क्या होती है? एक सीरीज को ही बोला जाता है, फूड चेन जैसे चेन को बोला जाता है। तो आहार श्रृंखला क्या कहलाती है? जब जीवों को एक रैखिक अनुक्रम जिसके माध्यम से पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव के रूप में दूसरे को खाते हैं, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। इसमें फूड चेन की डेफिनेशन या आहार श्रृंखला की परिभाषा तो बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन इसके उदाहरण जरूर पता होने चाहिए, ड्रॉ जरूर करना आना चाहिए। आगे मैं जो डायग्राम शो करूंगी उदाहरण है, जैसे घास है, घास को बकरी खाती है, बकरी को क्या है? मनुष्य खा जाता है। तो ये क्या है? हमारी फूड चेन है, आहार श्रृंखला का ये एक उदाहरण है। इसमें कई बार जो जलीय जीव की एक उदाहरण श्रृंखला का आपसे उदाहरण पूछ लिया जाता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ का एक्वेटिक फूड चेन पूछ ली जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है, हाँ, ये वाली जो अभी चीज़ है अभी ये इम्पोर्टेंट है, पोषी स्तर। इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, एक बार आई हुई थी पेपर में। पोषी स्तर क्या कहलाते हैं? एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरणों में जहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे मान लो पौधे हो गए, पौधे खाए किसने? बकरी ने खाई। मान लो बकरी के बाद क्या है? बकरी को आदमी ने खा लिया, अभी हमने पढ़ा था। तो जो पौधे हो गए वो कहलाएगा पहला स्तर, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इंग्लिश में। प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा जो पौधे हो गए। तो फिर पौधों को बकरी ने खा लिया था, वो क्या कहलाएगा? द्वितीय, दूसरा पोषी स्तर। फिर मानव ने खा लिया था, मानव वाला क्या कहलाएगा? तीसरा पोषी स्तर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये 10% का नियम। इस पे अभी जो मिड टर्म एग्जाम हुए थे उनमें भी 1 नंबर का MCQ आया हुआ था, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट होगा। इस पे क्वेश्चन 10% लो कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी कितनी जाती है, ऊर्जा कितनी जाती है। ऊर्जा केवल 10% ही उपलब्ध होती है अगले लेवल पे। शेष जो 90% है वो सांस लेने में, श्वसन में, जो रेस्पिरेशन में और ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है एनर्जी। जैसे इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है, ये रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। अभी भी मिड टर्म में एक क्वेश्चन आया हुआ था MCQ में। जैसे 2000 जूल थी पौधे के पास एनर्जी, तो चूहे ने खाया, पौधे वगैरह खाते हैं प्लांट छोटे छोटे, तो जैसे गन्ने का खेत हो गया, वहाँ चूहे बहुत होते हैं, वो मीठे होते हैं तो वहाँ खाते रहते हैं उनको। तो जैसे मान लो 2000 जूल थी एनर्जी, तो चूहे के पास सिर्फ उसका 10% ही जाएगी। कितनी? इसका 10% निकालोगे तो 200 जूल आ गया। फिर चूहे को सांप ने खा लिया तो सांप के पास भी 10% जाएगी, तो मतलब 200 का कितना जाएगी? 10% तो सिर्फ 20 जूल हो गया। तो सांप को फिर बाज ने खाया, बाज के पास केवल 2 जूल ही एनर्जी पहुंचेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे रिपीट होने के पूरे चांस है क्वेश्चन। तो एक लेवल से अगले लेवल पे क्या करना है? आपको 10% ला कुछ नहीं रटना, सिर्फ 10 से भाग कर देना है। अगले हर एक लेवल पे आगे जाते जाओ और 10 से भाग करते जाओ।
2000 को 10 से डिवाइड किया 200 आ गया, फिर 200 को 10 से कर दिया, फिर 20 आ गया, फिर 20 को 10 से कर दिया, फिर 2 जूल आ गया। सिंपल सी बात यही याद रखनी है आपने कि 10 से डिवाइड करते जाना है। यही 10% ला है कि नेक्स्ट एक लेवल से अगले लेवल पे एनर्जी केवल 10% ही जाती है। ये ऊर्जा पर ये पिरामिड है, ये कहलाते हैं पोषी स्तर। इस प्रकार से ये आपको ड्रॉ करना आएगा। तो देखिए सबसे पहले पोषी स्तर पे सबसे पहला जो पोषी स्तर है वो हम हमारा उत्पादक वाला, ये वाला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। ये होगा हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। कंज्यूमर अलग है क्योंकि जो दूसरा पोषी स्तर होता है उस पे, प्रथम पोषी स्तर पे तो कंज्यूमर होते ही नहीं, वहाँ तो हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। यहाँ तो हमारे पौधे होंगे। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे तो हमारे प्लांट्स होते हैं। जो दूसरा पोषी स्तर है ये वाला, इस पे हमारे उपभोक्ता आ जाते हैं। जैसे कि अभी जो हमने उदाहरण पढ़ा था वहाँ चूहा था, तो चूहे का पोषी स्तर तो था दूसरा, लेकिन चूहा है क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता है। सबसे पहले उसने चूहे को खा लिया था सांप ने, तो सांप क्या है, द्वितीय उपभोक्ता, लेकिन उसका पोषी स्तर क्या है, तीसरा। उसके बाद आ गया था बाज। बाज क्या है, तृतीय उपभोक्ता है, तीसरा उपभोक्ता है, लेकिन उसका पोषी स्तर क्या है, चौथा। तो पोषी स्तर आपको समझ आ रहा होगा। अगर उपभोक्ता तीसरा है तो वहाँ पोषी स्तर क्या होगा, चौथा होगा। उपभोक्ता दूसरा है तो पोषी स्तर होगा तीसरा। उपभोक्ता पहला है तो पोषी स्तर होगा दूसरा। और उत्पादक है, उत्पादक हमेशा प्रथम लेवल पे आते हैं, प्रथम पोषी स्तर पे आएंगे। तो ये यहाँ पे फिर से वही एनर्जी का रूल लग रहा है। 10 से डिवाइड किया 100 जूल आ गया नेक्स्ट पे, उसको फिर से 10 से किया तो 10 किलो जूल जाएगी। बाज के पास सबसे कम एनर्जी 1 किलो जूल ही जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आप फूड चेन ड्रॉ कर पाओगे वहाँ पे पेपर में, ऐसी पिरामिड फॉर्म में आप शो कर सकते हो। ऊर्जा प्रवाह मैंने समझा ही दिया। ये सूर्य का प्रकाश से उत्पादक के पास गया, फिर शाकाहारी ने खाया, फिर मांसाहारी ने, फिर शीर्ष मांसाहारी ने। उसके बाद ये बायोमैग्निफिकेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार तो वो डिकम्पोजर वाला जो मैंने बताया था कि अगर अपघटक ना होंगे, अपमार्जक नहीं हो पर्यावरण में तो क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता। उसके अलावा कई बार ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, जैविक आवर्धन या फिर बायोमैग्निफिकेशन इसको बोला जाता है। इसका क्या है, जब भी कोई हानिकारक रसायन होता है ना, तो जब वो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में जाता है ना, तो उसकी जो सांद्रता है, मतलब कंसंट्रेशन है, वो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे कि एक डायग्राम से ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ ये एक पानी की लेक दे रखा है, तालाब मान लो। यहाँ पे क्या है, ये फैक्ट्रियों से वेस्ट आया, ये मान लो फैक्ट्रियों से वेस्ट आया, यहाँ पौधों के पास गया, इसकी कंसंट्रेशन थी मान लो ये 2 डिब्बे दिख रहा है, ये 2 बॉक्सेस की हेल्प से समझा रखा है। उसके बाद इसको खाया मछली ने, मछली के पास इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ गई, कितनी, 4 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद किसी भी जीव ने मछली को, मान लो ह्यूमन ने खा लिया, इंसान ने, तो 2 4 5 6 कितने बॉक्सेस हो गए, 6 बॉक्सेस हो गए। तो हर एक लेवल पे जो टॉक्सिक जहरीले पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं, उनका एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती जाती है। ये उल्टा है, ऊर्जा से उल्टा है। ऊर्जा का क्या बढ़ा था हमने, ऊर्जा घटती जाती है, लेकिन जो रसायन है वो डाइजेस्ट तो होते हैं नहीं, वो क्या होते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे। तो अब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा इस जैविक आवर्धन से प्रभावित कौन होता है। सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य लगभग सभी चीज़ें खाता है, मांस भी और पेड़ पौधों से भी। हर एक फूड चेन के सबसे ऊपर मिलेगा मनुष्य। कोई भी फूड चेन हो, चाहे एक्वेटिक की हो चाहे हमारी वैसी हो, तो हर एक में क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होता है, मनुष्य होता है। तो जैविक आवर्धन का सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है मनुष्य को। आजकल ये बोला जाता है, जैसे गेहूँ जो भी खेती करते हैं वहाँ पे बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं। लोग गांव में जैसे बोलते भी हैं कि जहर ही खा रहे हैं, तो वो क्यों है, वो यही है कि उसकी कंसंट्रेशन है वो डाइजेस्ट होती है नहीं, बढ़ती रहती है, तो इसीलिए वो बात बोली जाती है। उसके बाद है खाद्य जाल। हमने फूड चेन तो पढ़ ली, खाद्य श्रृंखला तो पढ़ ली।
लेकिन अभी हमने क्या देखा था, खाद्य जाल का क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत ये तो है नहीं कि अभी हमने बनाया, भगवान ने, प्रकृति ने इसको बना रखा है। अभी हमने क्या देखा कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद सबसे ऊपर तक एनर्जी कम होती रहती है। तो क्या है, एक जीव है, एक से ज़्यादा पे निर्भर करता है। एक कोई जीव है वो एक ही प्रकार की चीज़ें नहीं खाता। तो आपस में जब कई फूड चेन मिल जाती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो एक जाल सा फैल जाता है। जीवों के बीच अंतर संबंध जो कई प्रकार के जीवों को खाते हैं और कई अलग अलग जीवों द्वारा खाए जाते हैं, उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे ये उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ क्या है, पौधे हैं सबसे नीचे। ये ड्रॉ करना आए तो आप ऐसे ड्रॉ कराना खाद्य जाल। यहाँ पे हमारे पौधे हैं सबसे नीचे। पौधे को टिड्डा है वो भी खाएगा, चूहा भी खाएगा, खरगोश भी खाएगा, ठीक है। फिर क्या है, टिड्डे को खा लिया मेंढक ने। मेंढक को खाने वाला कौन कौन है? सांप है। सांप के पास कितने सोर्स हैं भोजन के? यहाँ पे इस खाद्य जाल में 2 हैं। ये मेंढक को भी खाएगा और चूहे को भी खाएगा। अब यहाँ क्या है, खरगोश है। खरगोश ने तो सिर्फ पौधे खाए थे। उसके बाद क्या है, बाज है हमारा। बाज देखो डायरेक्ट चूहे को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है और सांप को भी खा सकता है। तो इसके पास कितने सोर्स हो गए? 3 सोर्स हो गए। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। जीवों के बीच अंतर संबंध जो कई प्रकार के जीवों को खाते हैं और कई अलग अलग जीवों द्वारा खाए जाते हैं। जैसे यहाँ सांप है वो बाज द्वारा खाया गया, या चूहा है, चूहा को कौन कौन खा गया? सांप भी खा गया, बाज भी खा गया, खरगोश भी खा गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ये देखिए फूड चेन क्या है, सारी एनर्जी हमारी यहाँ इसमें ही पर्यावरण में ही रोटेट होती रहती है। जैसे सनलाइट दिखा रखी है यहाँ ऊपर इस पिक्चर में। ग्रीन प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, इन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं। इसको ये ग्रास ऊपर है, ये क्या कहलाएगा? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। और दूसरा ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे जो ट्रॉफिक लेवल है सेकंड है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था। कंज्यूमर ये पहले हैं। ग्रास ऊपर को खा लिया मेंढक ने, ये हमारा बन गया ये सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। पोषी स्तर हमारा कौन सा है? तीसरा है। इसको खा लिया फिर सांप ने। सांप को फिर किसने खा लिया? बाज ने। अब यूं तो है नहीं, बाज अमर है, बाज भी कभी ना कभी तो मरेगा ही। उसके मरने के बाद, यही मैंने बात बताई थी डिकम्पोजर की, अपघटक या अपमार्जक की। इसके मरने के बाद इसको कौन खाएगा? इसको खाएंगे कवक और जो जीवाणु हैं हमारे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस। ये क्या करते हैं? ये करते हैं इनको ख़त्म करने का काम। तब ये हमारा जो पर्यावरण है वो साफ़ सुथरा रहता है। नहीं तो मर मर के ये इकट्ठे हो जाएंगे, पर्यावरण में गंदगी फैलती रहेगी। तो ये ऐसी पूरी एनर्जी हमारे पर्यावरण में ही रोटेट होती रहती है। ये एक फूड चेन दिखा रखी है यहाँ पे। फूड वेब ये अभी मैंने समझाया था, वही यहाँ डायग्राम की हेल्प से है। जैसे यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए ये कैरेट है। कैरेट को क्या है? चूहे ने भी खा लिया, रैबिट ने भी खा लिया। चूहे ने और क्या खाया? ग्रेन भी खा लिया चूहे ने। फिर चूहे को कौन खा गया? चूहे को खा गया उल्लू भी खा जाएगा चूहे को। अभी पिछले में पढ़ा था सांप भी खा जाएगा इसको, है ना। तो ये एक से ज़्यादा जो खाते हैं और उनको भी एक से ज़्यादा खाने वाले हैं, उस प्रकार की व्यवस्था को हम खाद्य जाल या फूड वेब बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरणीय समस्याएं। इसमें मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता ओजोन के बारे में। ओजोन लेयर बहुत बार सुना होगा, ओजोन परत। ये क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कंबल जैसा है जो कि हमें जो सूर्य से अधिकांश हानिकारक पैराबैंगनी किरणें जो आती हैं, अल्ट्रा वायलेंट रेज जिसको बोला जाता है, उनको क्या कर लेती हैं? ये अवशोषित कर लेती हैं और हमें जैसे स्किन कैंसर हो गई, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारियों से ये रक्षा करता है। इस पे क्वेश्चन यही ये तो लिखनी है 1-2 लाइन तो, और उसके बाद ये पता होना चाहिए जरूर कि ओजोन परत का क्या है फॉर्मूला? O3 है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो O2 है। अगर ये O3 यहाँ हमारे नीचे वाले पर्यावरण की नीचे वाली सतह पे हो, एटमॉस्फेयर पे, तो ये बहुत ही जहरीली गैस है, बहुत खतरनाक है। लेकिन ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर पे होती है, ऊंचे स्तर पे होती है वायुमंडल में। तो वहाँ पे देखो ये लिख ही रखा है, ये है जमीनी स्तर पे क्या है? घातक विष है। लेकिन ऊपर क्या है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है ऊंचे स्तर पे, वहाँ पे हमारे लिए एक वरदान है।
क्योंकि ये हमें सूर्य से आने वाली खतरनाक पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। बनता कैसे है, इसमें पेपर में आपको यही एक्सप्लेन करके आना। ये जो रिएक्शन दिखा रखी है इसको तोड़ती भी यही है। O2 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इस पे यूवी रे गिरेगी तो ये इसको अलग अलग अणुओं में तोड़ देगी O+O। फिर यहाँ से एक O दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के क्या बना देता है, हमारा O3 बना देता है। ये रिएक्शन जरूर लिख के आनी है पेपर में, इसी के मार्क्स हैं, तो ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगर ये ना हो तो क्या होगा, तो हमने अभी भी पढ़ लिया, ये डैमेज हो गई थी पता है एंटार्क्टिका साइड, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी मैंने बता दिया है कि ये लेयर क्या है, पतली होती जा रही थी क्योंकि अर्थ पे क्या है टेम्परेचर पोल्यूशन वगैरह इंक्रीज होता जा रहा था उसकी वजह से। उसके अलावा सबसे मेन इसका कारण क्या था ख़राब होने का, जो हमारी रेफ्रिजरेंट्स ठंडी करने वाली जो चीज़ें AC हो गया जैसे फ्रीज हो गया, उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यूज़ किया जाता था उसकी वजह से ये क्या हो गई थी, ये CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके ज़्यादा यूज़ की वजह से क्या हो गई थी, ये डैमेज होना शुरू हो गई थी। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके आंसर में आप क्या लिखोगे, अगर ये नहीं होगी तो हमें त्वचा रोग होंगे, मोतियाबिंब हो जाएगा, और जो हमारे प्लांट्स के अंदर पिगमेंट है, पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल हो गए, ये क्या हो जाएंगे, ये डैमेज हो जाएंगे। अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्लांट नहीं है तो हम कैसे ग्रो करेंगे, तो ये वाली बात है। उसके बाद जो सूक्ष्म जीव हो गए उनको भी मार देती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डेड कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मैंने डिकम्पोजर्स में आप लोगों को समझाया था, उनके बिना क्या होगा। इसको रोकने के लिए इसकी लेयर है जो पतली ना, उसको रोकने के लिए मैंने बता दिया। फ्रीज़ों में तो अब आजकल यूज ही नहीं की जाती, इस पे बैन लग गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे, अब नहीं यूज की जाती, यही है मेन इसका। दूसरा जो है सुपरसोनिक जो जहाज़ हैं, विमानें हैं, उनका सीमित ही उपयोग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही होना चाहिए। जो बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोटों पर नियंत्रण होना चाहिए, जो बड़े लेवल पे परमाणुओं के विस्फोट होते हैं वो नहीं होने चाहिए। अब है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है, छोटा सा बहुत आसान टॉपिक है, पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। ये ओजोन वाला तो फिक्स ही क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है 3 नंबर में। 2 नंबर में ये या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला आ जाएगा, या इकोसिस्टम जो पारितंत्र के प्रकार हैं उनमें से आ जाएगा, या फिर जो ये कचरा प्रबंधन है इनमें से एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, या फूड चेन वाले में से। तो अब क्या है, कचरा प्रबंधन यही है कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम क्या देख रहे हैं, आजकल हर जगह कचरा ही कचरा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या है जो ऐसे वस्तुओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो क्या है डिकम्पोज की जा सकती हूँ, जो नहीं की जा सकती हूँ, जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैव शब्द का तो मतलब मैंने बता ही रखा है, जो जीवित चीज़ों से रिलेटेड है, बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम जैविक प्रक्रियाओं मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जिनको तोड़ा जा सके वो कहलाएंगे जैव। जैसे कागज हो गया, सूती कपड़े हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, पौधों का वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे जैव के अंदर। अजैव के अंदर क्या आएंगे, जिन जैविक प्रक्रियाओं जिन्हें मतलब सूक्ष्म जीवों की सहायता से नहीं तोड़ा जा सकता उनको हम अजैव कहेंगे। जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, DDT हो गया। एक डिफरेंस क्या है कि ये प्रदूषण का कारण नहीं बनते क्योंकि इनको डिकम्पोज कर देते हैं सूक्ष्म जीव, और ये हमारे प्रदूषण का कारण बनते हैं। उसके बाद ये जो कचरा होता है इससे निपटान कैसे हो, क्या तरीके हैं इसके, ये अलग अलग हैं। सबसे पहला है हमारा बायोगैस संयंत्र, ये तो बहुत जगह गाँव में भी आजकल यूज़ किया जाता है। जैसे भैंसों का, गायों का जो वेस्ट होता है, गोबर होता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और भी जो वेस्ट हो गया उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, वहाँ पे पूरा सेटअप किया जाता है बायोगैस प्लांट का, उससे गैस भी बन जाती है, और जो बच जाता है मटेरियल वो हमारा क्या है खाद के रूप में यूज हो जाता है खेतों में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट को कंट्रोल करने का। उसके बाद नेक्स्ट है मल जल उपचार संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये शहरों में होता ही है कि नालों के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। उसके बाद है भूमि भराव या लैंड फिलिंग, इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो कचरे को ज़मीन के निचले हिस्सों में गाड़ दिया जाता है और बुलडोजर चलाकर जमा कर दिया जाता है। उसके बाद कंपोस्टिंग है। कंपोस्टिंग को हम उर्वरक कहते हैं हिंदी में,
जो जैविक कचरे को एक कंपोस्ट पिट में भर दिया जाता है और मिट्टी की एक परत से ढक दिया जाता है। मतलब जो जैविक कचरा वही जिस पे सूक्ष्म जीव काम कर सकें उसको एक जगह इकट्ठा करके भर दिया जाता है गड्ढे में, और फिर उस पर एक मिट्टी की परत मतलब कवरिंग कर दी जाती है। 3 महीने बाद जो कचरा है वो खाद के रूप में बदल जाता है। उसके बाद 2 तरीके यही हैं, रिसाइकल और रीयूज़। कोई भी चीज़ हो जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं तो उसको रिसाइकिल करना चाहिए, नई वस्तुएं बना लेनी चाहिए दोबारा से। पुनः उपयोग वही है, जैसे पुराने अखबार का लिफाफा बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ये एक रीयूज़ हो गया। तो इस प्रकार से ये देख लो, ये मैंने अभी समझाया था आप लोगों को। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जैव वाले, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोज हो सकें, जैसे पेपर हो गया, सब्जियां होगी, किचन का वेस्ट हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक हो गई, मेटल हो गई, जैसे धातुएं, बैटरीज हो गई, ये सारी नॉन डिकम्पोजेबल हैं। तो ये चैप्टर है, अगर आप ये वीडियो कवर कर लोगे तो 5 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे अच्छे से। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होंगे, ओबियस बात है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने समझाया आपको खुद को स्टडी करनी पड़ेगी, रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।